Mic on. Hello, guys. Welcome back. And what is that? Man, this chapter is done. हेलो गाइस. तो आई थिंक टॉपिक का नाम अलग होगा. टॉपिक का नाम बदल जाएगा. ठीक है. अभी बदलेगा बाद में. हाँ ठीक है, बदल जाएगा. चलो. तो वैसे जो वहां पर टाइटल दिख रहा होगा, इट माइट बी दैट जो अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, बट द चैप्टर इज बायोलॉजी का नया चैप्टर विच इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से ये कहा जा सकता है कि सर सीबीएसई वालों ने इसको हटा दिया. ठीक है. सो बेसिकली अपने को ये ओमिट है, एंड हम सिर्फ यहाँ पर हेरिडिटी वाला पार्ट जो है हमको दिया गया. ओके आपकी वजह से मैं स्कूल नहीं जाता, मेरा स्कूल सेकंड शिफ्ट. ओह क्या बात. हाँ एवोल्यूशन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बिल्कुल. ठीक है. तो चैप्टर बड़ा आसान हो जाता है, और जैसा कि मैंने कल बताया था. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जैक्ट टर्म. व्हाट इज हेरिडिटी? क्या है भैया हेरिडिटी? क्या है बता दो जल्दी. समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस. इस फिनोमिना को इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. ओके दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस मेनी अ टाइम्स. आवाज कम आ रही है, लो वॉइस, एक बार चेक करना. इधर इधर से कम है गेस. हेलो 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 हेलो. वॉइस लो, वॉइस लो. रुक जाओ रुक जाओ, गेन बढ़ा दो ना. ये हेलो हेलो हेलो. अभी आवाज आ रही है सभी को? अभी कोई दिक्कत है? हाँ जी. प्री कैप करना भूल गया, कैसे भूल गया, ऐसा कैसा चलेगा. ओनली 5 पेजेस या. नाम ले लो. प्री कैप कर लिया है सर, तो तुम्हारे लिए किया यार, मतलब नाम ले लो का मतलब धन्य हो जाते हो यार. द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. हाँ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पासिंग ट्रेड्स और कैरेक्टर्स, है ना. द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर of traits
या फिर ट्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, या फिर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, या फिर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग को प्रोजेनी भी कहा जाता है, या फिर नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजेनी। दिस इज नथिंग बट नेक्स्ट जनरेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। क्लियर है एवरीवन? इसमें कोई दिक्कत है क्या? कि जैसे तुम अपने काफी हद तक तुम अपने पापा की तरह लगते हो, या तुम्हारी आंखें जो है तुम्हारी मम्मी जैसी हैं। जूम आउट कर लूं सर? वैसे तो चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलो। सो काफी हद तक तुम अपने है ना पापा जैसे लगते हो या मम्मी जैसे लगते हो। 4:3 क्या? 4:3 कैमरा एडजस्ट हो गया। एडू क्लियर, चलो ठीक है, एडू क्लियर। सो दिस इज हेरिडिटी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। तो यहाँ देखो कुछ नए नए वर्ड्स है जिसको ध्यान देना जरूरी है। जब भी कोई नया वर्ड आ रहा है दिमाग में चलना जरूरी है कि भाई यहाँ पर ट्रेट की बात करी गई है, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बताया गया है, यहाँ पर प्रोजेनी बताया गया है, यहाँ पर हेरिडिटी बोला गया है, यहाँ पर इनहेरिटेंस बोला गया। दीज आर न्यू टर्म्स, यू नीड टू लर्न दीज न्यू टर्म्स। जैसे हेरिडिटी मतलब क्या? भाई माँ बाप से बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर जाते हैं, हेयर कलर, स्किन कलर, ठीक है, हाइट, ये सारी चीजें क्या है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ओके, और जो कैरेक्टर्स हैं, आंखों का कलर, बाल का कलर, बाल का अपीयरेंस, ये सब क्या है? ट्रेट्स। जो कैरेक्टर्स को ही ट्रेट्स कहा जाता है। और जो पेरेंट का जो बच्चा है, जो अगला जनरेशन है, उसको प्रोजेनी भी बोल सकते हैं और ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। सो इसमें अगला है अगली चीज है कि ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं। ट्रेट्स जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2। क्या है? अक्वायर्ड, इनहेरिटेड ट्रेट पहला है, इनहेरिटेड ट्रेट। दूसरा है acquired trait। One is inherited trait and the next is acquired trait। आ रही बात समझ में everyone? Is it clear? पढ़ा है, प्रीकैप किया है कि नहीं किया है? तो अगर प्रीकैप किया है तो बताओ कि भैया ट्रेट जो है यानी जो कैरेक्टर्स हैं वो दो तरीके के। तो व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट एंड व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेट? ईयर लोब्स का अटैच है या फ्री सर जी? ईयर लोब्स फ्री अटैच, वो दो टाइप हो गए यार। प्रीकैप डन, बहुत बढ़िया। दबंग बिकॉज इट्स द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। यस, क्या बात है, ठीक है, चलो ठीक है। तो जो भी तुमने प्रीकैप करा वो बढ़िया बात है, पर यहां पर देखो अक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है? जो हेरिडिटी द्वारा हुआ है। जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर सिर्फ पेरेंट्स से ही मिलते हैं। बात समझ रहे हो? कि भाई ठीक है, चलो तुमको हाइट मिला, तुमको तुम्हारा स्किन कलर मिला, तुमको तुम्हारा हेयर कलर मिला, है ना, तुमको जो भी तुम्हारे बॉडी के कैरेक्टर्स थे तुमको मान लो तुम्हारे पेरेंट्स से मिले। पर क्या ऐसा लगता नहीं है क्या कि हाँ बॉडी बाहर से बॉडी बिल्डिंग भी करके बना सकते हैं? क्या कुछ कैरेक्टर्स हम पेरेंट्स के अलावा भी अपनी जिंदगी में सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? बताओ जल्दी एवरीवन।
ऐसा है क्या सिर्फ पेरेंट्स से ही बच्चे को कैरेक्टर्स आएंगे? आइयो, अच्छा इनहेरिटेड का बता रहे हो, फ्री लोब या फिर ओके, गॉट इट केशव, दैट आर नॉट इन, ओके ग्रेट। शक्तिमान इज बैक, कहाँ है शक्तिमान? ओके, इनहेरिटेड ट्रेट वो ट्रेट होता है जो पेरेंट्स से मिला है। बात बड़ी सिंपल, इनहेरिटेड वो ट्रेट मिल होता है जो पेरेंट्स से मिला है, पेरेंट्स से आया हुआ कैरेक्टर्स, पेरेंट्स से आया हुआ इंफॉर्मेशन, है ना। और अक्वायर्ड ट्रेट वो होता है जो लर्निंग अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस से मिलता है। तो ये है जो पेरेंट्स से नहीं आया है। अक्वायर्ड ट्रेट वो होते हैं जो अपनी लाइफ में इंसान अपने स्किल सेट से लर्निंग से सीखता है, ठीक है। सो दिस इज अचीव्ड या अक्वायर्ड इन लाइफ टाइम। अचीव्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जब अपनी जिंदगी जी रहा होता है तो वो टाइपिंग सीखता है, वो पढ़ाई करता है ना, वो मसल बिल्ड करता है। सो जो भी है अचीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम। बाय लर्निंग, ट्रेनिंग, ऐसी चीजों से इंसान जो है ना, वो ट्रेड्स उसको मिल सकते हैं। सो दोज आर कॉल्ड अक्वायर्ड ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेड, अक्वायर्ड ट्रेड। समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशंस को हम ट्रेड्स बोलते हैं, कैरेक्टर्स को हम ट्रेड्स बोलते हैं। जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से या इनहेरिटेंस होके आया है, पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन आया है तो वो वाले इंफॉर्मेशन को, वो वाले कैरेक्टर को हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेड। और जो इंफॉर्मेशन हमको अपनी लाइफ में हमने अचीव किया, जैसे जो आर्नोल्ड जो बॉडी बिल्डर है, या हमारे जो खली जो बॉडी बिल्डर है, ठीक है। अच्छा, खली की जो हाइट है, बढ़िया एग्जांपल है खली का। सबको खली पता है ना? कितनों को खली पता है ये बताओ? सर इंटेलिजेंस अक्वायर्ड है कि इनहेरिटेंस? कुछ हद तक वो इनहेरिटेड भी है, जेनेटिक है, और ज्यादा वो एक्वायर्ड है, ठीक है। जितना पढ़ोगे, कुछ चीजें करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे भी होता है, ज्यादा इट इज अक्वायर्ड, ठीक है। हाँ खली, तो खली की जो हाइट है, क्या लगता है? खली की जो हाइट है, क्या लगता है? तो ज्यादा ही हाइट है, थोड़ा सा डिसऑर्डर का भी हो सकता है, पर मेनली खली की जो हाइट है वो कौन सा ट्रेट है? 7 फुट 1 इंच, क्या बात है। सो व्हाट इज दैट? खली की हाइट कौन सा ट्रेट है, जल्दी बताओ। ग्रेट खली, यस ग्रेट खली, बराबर है, बराबर है, सही है भाई। खली की हाइट इज अक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट? पहले ये बताओ यार, जल्दी बताओ। खली की हाइट इज नॉर्मली इट इज इनहेरिटेड ना, नॉर्मली इट इज इनहेरिटेड ट्रेट, है ना। जो एक जनरेशन से, जो उनके माँ बाप से, उनको पेरेंट्स से मिली है, वो इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है। हाँ वो ब्रेन का उसकी वजह से भी हो सकता है, बट मैं मानता हूं मैं, पर जनरली बता रहा हूँ। हाँ जाए जान दिला रहे यार, बस क्या, आई नो, ठीक है। पर मेनली दैट इज इनहेरिटेड ना, मेनली दैट इज, हाइट क्या होता है, मेन फैक्टर क्या है, पेरेंट्स से मिलता है, इनहेरिटेड है। पर खली ने जो बॉडी बनाई है, यो अंडे खा के दूध पी के जो बॉडी बनाई है, वो क्या है? वो अक्वायर्ड ट्रेट है कि वो इनहेरिटेड ट्रेट है? जल्दी बताओ। अक्षित, वेदांश, अंश, अनुराग, यश, महक, आकाश, केशव, सूर्या, आयुष, जो उन्होंने बॉडी बनाई है भाई साहब, अपनी जिंदगी में ट्रेनिंग करके, वेट ट्रेनिंग करके उन्होंने बॉडी बनाई है, यस दैट इज अक्वायर्ड, एब्सोल्युटली। मितेश, निकुंज, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो जो अपनी जिंदगी में हासिल की है, वो अपनी मेहनत से, अपने स्किल से, अपने लर्निंग से, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। और जो पेरेंट्स से मिल गया, जो जैसे हाइट, स्किन कलर, जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन मिल गया, कैरेक्टर मिल गए, वो होता है इनहेरिटेड। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आगे अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूं? सो दीज आर दोस चेंजेस which have taken place in the germ cell,
ठीक है, या रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर, these informations are set in the reproductive tissues, ठीक है, दे आर, क्यों पेरेंट्स से बच्चे में जा पा रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन reproductive tissues, yeah, their information is present in the reproductive tissues. Their information is present in the reproductive cells, है ना, स्पर्म ओवम के अंदर भी वो इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो एक से दूसरे जनरेशन में जा पा रहे हैं। अबाउट दिस क्या बोलेंगे इसमें, हाँ जेनेटिक है भाई। मोटा लग रहा हूँ ना आज मैं, हाँ एक्चुअली मैं मोटा लग रहा हूँ आज, ये मोटा, ये टी शर्ट का कमाल है, नहीं तो मैं पतला हूँ यार, बता ऐसा मत बोलना करो, ये टी शर्ट है, कभी कभी ऐसा लग जाता है ना। 30 मिनट प्रीकैप किया, बढ़िया, ओके अच्छा, दीज आर द इंफॉर्मेशन, यहाँ के देयर इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट ऑन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना, these only affect, they only affect the non reproductive cells, ठीक है, only present on या in non reproductive cells, in non reproductive, non reproductive cells, बराबर है, ओके, एग्जाम्पल लिख दें यहां पर, एग्जाम्पल लिख दें सर, यस बिल्कुल लिख दें, जैसे यहां पर इस वाले में हाइट ऑफ द पर्सन, हाइट हो गया, स्किन टोन हो गया, ये सब पेरेंट्स से आता है ना, इनहेरिटेड है, ठीक है, एटसेट्रा हो गया। यहां पर एग्जाम्पल लिखना हो तो जैसे स्टडीज हो गई, या मसल बिल्डिंग हो गई, मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, ओके, लर्निंग गिटार, लर्निंग गिटार, तो ये सब चीजें क्या इंसान अपनी जिंदगी में हासिल, पैदाइशी थोड़ी लर्निंग गिटार, मतलब माँ बाप ने गिटार सीख लिया, बच्चा एकदम गिटार पैदा हो रहा है, गिटार टिंग 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 टिंग, नहीं होगा ऐसे, सोमैटिक वेरिएशंस, दीज आर वेरी गुड, दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स में है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स से मतलब क्या, दीज आर सोमैटिक वेरिएशंस, दीज आर सोमैटिक वेरिएशंस, सोमैटिक वेरिएशन मतलब क्या है, जो कि नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, जैसे मसल सेल्स है, मसल सेल्स सिर्फ वही मसल बिल्डिंग की, मसल सेल्स पे असर पड़ा, स्पर्म पे थोड़ी असर पड़ा, स्पर्म में थोड़ी वो इन्फॉर्मेशन गया कि बच्चे को भी मसल देना, तो मसल सेल्स आर सोमैटिक सेल्स, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव। आगे बात समझ में, एवरीवन, आप तो हमारे खली हो विशाल, धन्यवाद, पर बिल्कुल नहीं मैं सर, पढ़ाकर कुछ समय लिखने के लिए देना, बेटा वैसे तो ये तुमको मिल जाती है स्लाइड, बट स्टिल यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट, फटाफट नोट कर लो, मैं पानी पी लूं यार, आज पानी पीने का भी समय ना मिला, जल्दी नोट करो इसको, आई विल हैव अ वाटर, थोड़ा इसको पी, जो लोग कर चुके हैं दिमाग में इसी को आई विल हैव वाटर,
ओके, तो आई होप कमेंट मिल गया होगा। हाँ, साइकिलिंग साइकिलिंग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। हमने हेरिडिटी क्या है वो देख लिया। ट्रेड्स के यानी कैरेक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक जो पेरेंट्स से मिलते हैं जिसको इनहेरिटेड बोलते हैं, और एक जो होता है हम अपनी जिंदगी में सीखते हैं जिसको अक्वायर्ड बोलते हैं। खत्म हो गया कहानी, आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। मैंने तुमको एग्जांपल एक पूछा था यूट्यूब के ऊपर, आई गेस दबंग से पूछा था कि एक जो डॉग है, डॉबरमैन डॉबर विमेन, दोनों का टेल कट है। वो लोग रिप्रोडक्शन किए, उनका बच्चा हुआ डॉबर बेबी। तो जो डॉबर बेबी है वो दुम के साथ पैदा होगा कि बिना दुम के साथ पैदा होगा, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आपने काफी जवाब दिया था, आप लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया वहां पर, जिसमें ये बताया कि सर वो जो है दुम के साथ पैदा होगा, है ना। एक डॉबर मैन और डॉबर वुमेन का दुम कट किया है तो जो टेल वाला ही होगा, मतलब ऐसे थोड़ी कि वो, बिकॉज टेल कट करना वो उसके स्पर्म में थोड़ी इंफॉर्मेशन गया कि इसका टेल कट हो गया, तो मतलब बच्चे को भी टेल नहीं होना चाहिए, मेक श्योर दैट। बरोबर है ना। अच्छा, 4:30 शुभम सर का लेक्चर नहीं एक्सटेंड, टेंशन ना ले, मैं कैसे एक्सटेंड करूंगा, तो क्या ही है, ज्यादा नहीं करूंगा मैं। चलो, अभी एक कंफ्यूजन की स्टेट थी, एक कंफ्यूजन। व्हाट वाज दैट कंफ्यूजन? कि भाई साहब मान लो पापा एंड मिमी, पापा के आई कलर का कलर है और यहां पर है ब्लू आइज, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, और इनकी है ब्राउन आइज, इनका कलर है, मम्मी का आई कलर है ना, आईबॉल का कलर है ब्राउन आइज, ब्राउन आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू। तो ये ऐसे कुछ हो रहा है। अब बच्चा जो है, मतलब ऐसे भी देखा गया कि ऐसे केस में जो बच्चा हुआ है बेबी, हाँ जी, तो बेबी के जो आईबॉल का कलर है, काफी टाइम इट इज, मतलब कुछ केसेस में इट वाज ब्लू। ये भी हो सकता है कि कभी कभी ब्राउन हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, एंड कभी कभी ब्लैक हो रहा है। वाह, क्या ही दिख रहा है, देखो मुझे दिख रहा है, तो आई डोंट नो तुमको दिख रहा है कि नहीं, मुझे दिख रहा है ब्लैक। दिस कैन हैपन सर, मतलब सपोज ऐसा हुआ कि इनको बच्चा हुआ जिनका आईबॉल का कलर ब्लैक था, तो लोग डाउट करे, कंफ्यूजन करे कि यार इस कैसे हो सकता है कि पापा का आईबॉल का कलर ब्लू है, मम्मी का आईबॉल का कलर ब्राउन है, और बच्चे का आईबॉल का कलर ब्लैक है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट डिपेंड्स ऑन डोमिनेंट रिसेसिव, बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, राइट। तो इट डिपेंड ऑन कि भाई डोमिनेंट रिसेसिव, बट तुमने तो पढ़ा है, जिसने प्रीकैप किया यू नो, बट स्टिल यहाँ पर कौन सा साइंटिस्ट का नाम आया टू गेट रिड ऑफ दिस कंफ्यूजन? इस कंफ्यूजन को दूर किसने किया है, जल्दी बताओ। ठीक से साफ करो, मुंह दिखना मांगता है, जल्दी बताओ कि यहाँ पर क्या दिखते हैं। सो इसको सॉल्व करने का काम, कंफ्यूजन को सॉल्व करने का काम, है ना, एक बंदे ने किया जिसका नाम है सर ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल साइंटिस्ट का नाम है, एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ इनहेरिटेंस। फादर ऑफ चर्च नहीं बोलते इनको, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। You got it? So there was state of confusion। उसके बाद में प्रॉब्लम को सॉल्व किया ग्रीगर मेंडल ने। उन्होंने कुछ तो अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि भाई खाई से ये इंफॉर्मेशन खाई से ट्रांसफर होता है। सो व्हाट, व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इनहेरिटेंस? बिकॉज he gave a law for this। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलते हैं इसको? तीन लॉज है उसमें, वैसे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस।
समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? एम आई क्लियर विद दिस? आना प्लीज टेक माय नेम नक्षत्र अक्षय पांडे आकाश पांडे पी प्लांट से। हाँ, इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? कौन सा? मटर गार्डन पी प्लांट से ले किया। सर आपने आपको खाली लो ग्रीगर मेंडल फादर ऑफ इनहेरिटेंस, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, इसमें इसमें क्या क्या चीजें थी अब हम देखेंगे। ही सेलेक्टेड, यस, इसके बाद कौन सी पॉइंट आएंगी कि ग्रीगर मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है, वाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। डायरेक्टली लिखता हूं, वाई मेंडल 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 सेलेक्टेड garden pea plant for his experiment. Why he selected? कोई बता सकता है? बताओ बताओ। पहला, it can be grown in any season. It can be grown easily. Can be grown in any season, not rainy season. है ना, मतलब कुछ, पर ये पॉइंट ना लिखो तुम, कैन बी अ पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट। ठीक है, आजकल तो हर चीज हर सीजन में ग्रो की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इजीली, ठीक है, इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। सबसे इंपॉर्टेंट, इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। शॉर्ट लाइफ स्पैन, इट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। आ रही बात समझ में? यस, बोलिए। हाँ, इट हैज 7 पेयर ऑफ, देखो ना भाई साहब, इनको क्या पढ़ना है? इनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, जिसमें इनको ये देखना है कि जनरेशन दर जनरेशन जो इंफॉर्मेशन है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होता है, उस चीज को पढ़ना है। तो भाई अगर ये एक्सपेरिमेंट इंसान पे करेंगे या बैनियन ट्री पे करेंगे या हाथी पे करेंगे, तो मेंडल साहब तो भाई अमर थोड़ी ना है कि वो 10 50 जनरेशन को देख सकते हैं। तो उनको कोई ऐसा जीव पकड़ना था, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पकड़ना था जिसकी लाइफ स्पैन छोटी होती है और जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं जो उसके कैरेक्टर से। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसा पौधा पकड़ा, ऐसा एक मिनी प्लांट पकड़ा जिसको जिसके ऊपर स्टडी करना आसान था और जिसका लाइफ स्पैन छोटा था। सो ही सिलेक्टेड व्हाट? ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट, यानी जो मटर का प्लांट है ना, वो सिलेक्ट किया। ठीक है, एंड ऑल्सो यस, इसके अलावा एडिशनल पॉइंट है कि इट हैज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सेकंड वाला, तीसरा भी इंपॉर्टेंट, इट हैज 7 पेयर्स of contrasting characters। ठीक है, 7 pairs of contrasting। अब आई वॉन्ट टू नो द 7 pairs of contrasting characters, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी छोटा, बौना। ठीक है, और क्या है भैया? टॉल ड्वार्फ, येलो ग्रीन, राउंड रिंकल्ड, येलो ग्रीन, ग्रीन येलो। क्या बात कर रहे हो सर, क्या चीज बता रहे हो? समझ तो बिल्कुल भी ना आ रहा मेरे को। मैंने रिवीजन शिविजन या प्री कैप कुछ नहीं किया सर।
रिवीजन तो छोड़ो, ये तो हमने शुरू ही नहीं किया सर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डोमिनेंट और इधर लिख रहा हूं रिसेसिव, राइट। ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, रिसेसिव वाला ये है हाइट ऑफ स्टेम। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, हाइट ऑफ स्टेम। एक मिनट, तो प्लांट भी बोल सकते हो, हाइट ऑफ प्लांट, बट इन जनरल दिस इज हाइट ऑफ स्टेम। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड वाला क्या है, राउंड रिंकल, ये है शेप ऑफ सीड, सीड शेप, क्या बोल रहा हूं। तीसरा वाला क्या है, सीड कलर। चौथा वाला क्या है, पॉड कलर। फिर इसके बाद आएगा पॉड शेप। पॉड बताना क्या होता है भाई, वो मटर जिसके अंदर रहता है, मटर के दाने, है ना, ये मटर है, इसमें ये है सीड, और जो छिलका है उसका वो क्या है, जो ऊपर छिलका रहता है ना उसके, वो हटा देते हैं अपन, वो क्या है, वो उसको बोलते हैं पॉड। ठीक है, तो पॉड का जो शेप है ना, शेप, पॉड का शेप, इट कैन बी दिस लाइक दिस, और एक और भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे वाले वो जो होता है ना, उसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड। ये जो पॉड है, ये पॉड कैसा है, दिस इज इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड, फूला हुआ। और ये कैसा है, दिस इज कंस्ट्रिक्टेड, चपटा हुआ, बीच जिसमें से वो इमली जैसा। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा पॉड शेप। इट कैन बी इन्फ्लेटेड, राइट। ये इन्फ्लेटेड भी हो सकता है या फिर कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, छठा और सातवां, और क्या बचा हुआ है, हाँ, कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, तुम बताते जाओ। पोजीशन क्या है, एक एक्सियल भी है और एक क्या है, टर्मिनल भी। एक्सियल और टर्मिनल, यही ना। और कलर क्या है, वायलेट भी लिखते हैं, काफी लोग पर्पल भी लिखते हैं। ओके, काफी केसेस में वायलेट लिखा होता है, काफी केसेस में पर्पल लिखा होता है। कलर ऑफ फ्लावर तुम्हारे वाले ने क्या दिया, बताओ, जल्दी बताओ। एक्सियल फ्लावर का मतलब क्या है, एक्सियल फ्लावर का मतलब है कि ये तुम्हारा पेड़ पौधा, तो इसमें फ्लावर यहां पर, जैसे ये वाला, यहां पर फ्लावर आया हुआ है, एक्सियल। टर्मिनल मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा स्टेम है, तो यहां पर फ्लावर आया हुआ, सो दिस इज टर्मिनल। ठीक है, देखो टर्मिनल मतलब इधर, एक्सियल मतलब ये। कलर ऑफ फ्लावर वायलेट, वाइट, हाँ वाइट वायलेट। वायलेट की जगह पे काफी लोगों में पर्पल भी लिखा है। सर जेई आईआईटी सिर्फ हम ऑनलाइन बैच से क्लियर कर सकते हैं क्या, डिपेंड करता है। अगर तुम सीरियसली, अगर टेस्ट सीरीज और सीरियसली अपनी पढ़ाई कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन ऑल द फैक्टर्स, तुम ऑफलाइन करके भी 100% श्योर नहीं हो सकते, सो नॉट दैट वेज। फ्लावर कलर मैं यहां लिख देता हूं, वायलेट लिख दूं, चलो वायलेट और वाइट। काफी बुक्स में फिर पर्पल दिया सकता है, पर ठीक है, वायलेट वाइट लिख दिया मैंने। तो इसमें ये 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। क्यों 7 पेयर चाहिए सर, क्यों मेंडल को 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चाहिए था, क्यों वो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से नहीं कर सकते, और क्यों, और ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है क्या। अब क्या होगा, नमस्ते सर जी, मैं अब तक कुछ नहीं पढ़ा, नक्षत्र बोल रहे हैं, और अब क्या होगा। बेटा आप पढ़ो, टाइम है, अच्छा हुआ आपने अब तक अभी इतनी जल्दी रियलाइज तो भी कर लिया, अभी भी समय है, पढ़ लो, अभी भी 2 महीने बचे हैं यार। तुम्हारा 10th का सिलेबस है ना, ये तो आधा ही सिलेबस है, उसमें भी डिलीटेड है, मतलब दिस कैन बी डन इन 1 मंथ ऑल्सो। वहां 1 महीना भी बहुत है, बहुत है, अगर तुम अभी ढंग से पढ़ोगे तो।
We have all the videos का access. Go and just check it. Don't worry. चिंता नहीं करने का कैसा होगा, बस लग जाने का। अरे दुनिया में काफी चीजें होती है, लोगों ने संविधान बना दिए हैं, तुमको खाली अपना पढ़ाई करना है। तुमको बोले संविधान बनाओ, जिंदगी भर में नहीं बनाओगे यार। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। चलो लिख देता हूं यहाँ पे। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट? इज पाइसम सटाइवम। ठीक है। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है, जैसे वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लाइक, जैसे वही बच्चा बता रहा था, फ्री ईयर लोब एंड अटैच्ड ईयर लोब। ये जो ईयर लोब मतलब ये कान के नीचे जो लटका रहता है ना, ये कान के नीचे, तो ये ऐसे नीचे लटका हुआ भी रहता है। काफी लोगों का देखा होगा तुमने, कान एकदम ऐसे लटका हुआ रहता है यहाँ पे। और काफी लोगों में ये क्या रहता है, ये एकदम अटैच चिपका हुआ रहता है। तो जिनमें ये अटैच है उसको बोलते हैं अटैच ईयर लोब, जिनमें फ्री है वो फ्री ईयर लोब है। एग्जाम डेट, एग्जाम पूछने का डेट 15 तारीख बोला है ना, मैंने बोला ईयर लोब वाला। वेरी गुड। राहुल कुमार गुप्ता, अगर नोट्स नहीं खुल रहे सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम दूसरे डिवाइस में ओपन करके देखो और वहां से नोट्स डाउनलोड करो। सो सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर सब लोगों का खुल रहा है, आपका नहीं खुल रहा, तो डिवाइस कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। सो वन, अगर हमको एक और पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलना हो, जैसे कुछ लोग हाइटेड होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल ऐसे होते हैं। हाइट इज वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके अलावा आई बॉल का कलर, सपोज मेरा ब्राउन है, मेरी वाइफ का येलो, येलो बोल रहा हूं, मेरा ब्लैक है, उनका हेजल कलर है या ब्राउन कलर है सपोज। मुझे इतना समझ नहीं आता ब्राउन हेजल में क्या है। तो क्या है, दिस इज वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दिस इज वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, तो वैसे ही यहां पर हम जब पी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया है, इसलिए क्योंकि 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये सारे भाई हाइट ऑफ द प्लांट कैन बी, मतलब ऐसी ऐसी वैरायटी भी हो सकती है जिस जो लंबे हो सकते हैं स्टेम जिसके, ऐसी वैरायटी भी हो सकती है पी प्लांट में जिसकी छोटा होता है, छोटा स्टेम होता है। तो फिर हाइट ऑफ द प्लांट कैन बी टॉल ड्वार्फ, शेप ऑफ द सीड कैन बी परफेक्टली एकदम स्मूथली राउंड, या फिर इट कैन बी रिंगल, थोड़ा खड़दूड़ी सा। ठीक है, सीड कलर कैन बी येलो, सीड जो है ना मटर, पीला मटर, हरा मटर, सो सीड कलर कैन बी येलो, इट कैन बी ग्रीन। ठीक है, पॉड कलर यानी सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसका जो कलर, जो जो हमने बोला छिलके का कलर, ग्रीन येलो। ठीक है, इसके बाद पॉड शेप, यानी वो जो ऊपर छिलका है उसका, इट कैन बी इन्फ्लेटेड, इट कैन बी कंस्ट्रिक्टेड, राइट। तो इस हिसाब से 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं इसके पास। सर उनको क्या क्यों जरूरत है 7 पेयर वाले प्लान को लेने की? भाई उतना ज्यादा अच्छे से स्टडी हो पाएगी, उतना स्टडी जो है अच्छे से हो पाएगी। आ गया बात समझ में? सर आज पीरियोडिक नहीं, आज हेरिडिटी है, पीरियोडिक इज डन, अगर तुमने कल का लेक्चर देखा हो। वैसे आयरा का ईयर कलर जो है ना वो ब्राउनिश ही है, जस्ट लाइक मदर। अपन क्या है, अपन है काली आंख वाले, है काली आंख वाले, एकदम नॉर्मल पाई जाते हैं। ऐसे एकदम ब्लैक नहीं होता, एकदम एकदम पिच ब्लैक नहीं होता, डार्क ब्राउन होता है सभी। जो नॉर्मली आईब्रोज जो आईबॉल का कलर होता है ना, डार्क ब्राउन होता है। सर नाम ले लो, शिखर से। ओके, आज रिसेसिव हो गया। हाँ मम्मी भी गई है आयरा को। ओके चलो, अरे हम भी ठीक ठाक लगते हैं यार, हमको भी बोला करो कभी, कितना बढ़िया। हेयर कलर है, आज मैंने हेयर कलर किया, दिख रहा है हेयर कलर। अच्छा जी, तो ये समझ में आ गया सभी को? अगर ये हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर जो मैं लिखा है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब वो होता है कि भैया जो भारी है ना, इसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो कैपिटल टी होगा डोमिनेंट के लिए। टॉल इज डोमिनेंट एंड दिस ड्वार्फ इज रिसेसिव।
सबका डोमिनेंट कैपिटल लिख दो। तो यहाँ पर राउंड शेप इज डोमिनेंट, येलो सीड इज डोमिनेंट, पॉड कलर ग्रीन इज डोमिनेंट, ठीक है, इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट, ओके, वायलेट इज डोमिनेंट एंड एक्सियल इज डोमिनेंट, ठीक है। तो इन सब में जो रिसेसिव होगा सो इसी का स्मॉल लेटर लेते जाओ। तो राउंड इज डोमिनेंट तो रिंकल्ड इज रिसेसिव, ऐसे येलो इज डोमिनेंट तो ग्रीन इज रिसेसिव, सबका स्मॉल, येलो का ही वाई का ही स्मॉल लिया, जी का ही स्मॉल ले लिया, आई का ही स्मॉल ले लिया, ठीक है, वी का ही स्मॉल ले लिया और एक्सियल का ही स्मॉल, ए का ही स्मॉल ले लिया। तो इस तरीके से ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट मतलब जो अपने आप की पहचान जरूर छोड़ेंगे। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि ब्लैक आईज में और ब्राउन आईज में ब्लैक इज समथिंग विच इज डोमिनेंट, तो जो बच्चा होगा, अगर मान लो मदर से जो इंफॉर्मेशन गई है वो ब्राउन आईज की गई है, फादर से जो इंफॉर्मेशन गई है वो ब्लैक गई है, तो जो डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर है वो ही डिस्प्ले हो। आ गया समझ में? सर एनडीए का तो बताओ या जेई का ही बताओ कराओगे नेक्स्ट ईयर? एनडीए का क्या बताओ, प्रिपरेशन के बारे में तुमको देखो, एनडीए इज समथिंग विच यू कैन, अगर तुमने ढंग से एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया ना, ठीक है, तो वो तुम कर सकते हो, इट इज नॉट अ बिग डील, आराम से कर सकते हो। उसमें बाकी चीजें होती हैं जो तुमको फिजिकल ट्रेनिंग, इंटरव्यूज, एसएसबीज, वो जो है ना उसमें तुमको मेहनत करनी होती। रिटर्न एग्जाम इतना बड़ा सीन नहीं होता, ठीक है। तो अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को चीजों को सोचने का नजरिया, हर चीज को देखने का नजरिया बदलना है, ठीक है। चलो अभी फिलहाल ये ज्यादा मोटिवेशनल हो रहा है, तो इधर आते हैं। और ये हो गया अपना, सो डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट यानी भारी और रिसेसिव यानी कि क्या, हल्का वाला, मतलब जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। सो ट्रेड्स में डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, राइट और राइट। डोमिनेंट क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। एक मिनट, क्वेश्चन बैक, डोमिनेंट जीन या रिसेसिव जीन, ठीक है। सो कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ in presence or absence of any in presence or absence of the recessive one। मतलब सामने रिसेसिव वाला प्रेजेंट हो या ना हो, ये अपने आप को हमेशा क्या कर पाएगा, ठीक है, हमेशा अपने आप को कैन ऑलवेज लिखूंगा मैं, कैन ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ। मतलब सामने वो रिसेसिव वाला हो या ना हो, हम अपने अपने आप को ये हमेशा डोमिनेंट है ना एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। जो रिसेसिव वाला है, ठीक है, वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब डोमिनेंट नहीं प्रेजेंट, कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ, कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ in the absence of dominant trait। डोमिनेंट वाला प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही शर्त में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, अदरवाइज इट विल ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ। कौन सा वाला? रिसेसिव। डोमिनेंट जब तक नहीं है तब तक एक्सप्रेस कर पाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ओनली इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। वही रिसेसिव। यह होता है ना, जब एग्जांपल दिया था मैंने, तुम अपने आप को तभी ज्यादा शान पट्टी करते हो जब आसपास में तुमसे थोड़े से, है ना, थोड़े से डल टाइप के लोग हैं। तुमको लगता है अरे अंधों में काना राजा, मैं तो डोमिनेंट बनूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर होशियारी करूंगा, है ना। तो ये वाला हो गया डोमिनेंट,
और बाकी जो नहीं कर पा रहे, जो अपने आप को दबा दबा बोलते ना, वो सहमा सहमा सा महसूस कर रहे हैं, वो क्या है? वो है रिसेसिव। सोनू मोनू एग्जाम्पल वॉज ओपी। बढ़िया था ना एग्जाम्पल? क्या बात। ना ना, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, टेंशन ना लो, ठीक है? ओके, तो ये हो गया डोम। मैं इसके बाद ये जो बेसिक चीजें बताने के बाद ना, आई जस्ट वाइंड इट, डोंट वरी, ठीक है? फिर इसके बाद हो गया होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। उससे पहले अलील। अलील, फिर होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस को तुम प्योर भी बोल सकते हो, इसको तुम इम्प्योर भी बोल सकते हो। अलील क्या होता है? जैसे एग्जांपल सीधे लिखता हूं मैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना? डिफरेंट टाइप ऑफ सेम जीन। अलील किसको बोलते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेम जीन। अब जैसे आंखों के रंग का एक जीन है, जैसे मान लो कि तुम्हारे आंखों के रंग का एक जीन है, हमारे हर एक सेल में एक ऐसा जीन है जो हमारे आईबॉल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस जीन में जो एक जो अलील आया होगा वो तुम्हारे फादर से आया होगा, जो दूसरा अलील आया होगा वो तुम्हारे मदर से आया होगा। सेम फॉर द आइकल, मतलब एक ही कैरेक्टर के लिए एक टुकड़ा जो है जीन का टुकड़ा वो फादर से आया है और एक मदर से आया है। तो सिंगल सिंगल को क्या बोलते हैं? दैट सिंगल सिंगल इज कॉल्ड अलील। दिस अलील इज फ्रॉम फादर, दिस इज फ्रॉम मदर। जैसे मान लो यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, और तुम्हारे अंदर एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गया उसकी बेसिस पे, जो जो डोमिनेंट है वो डिस्प्ले हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो इस तरीके से अलील। अच्छा, होमोजाइगस का मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है सेम। तो सेम, फिलहाल याद रखो, सेम कोड की बात हो रही। किस चीज की बात हो रही? कोड। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट कोड, बराबर? जैसे अगर एक प्लांट टॉल है, तो टॉल, उसके दोनों पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन आया वो ये है, कैपिटल देखो, दोनों सेम है, सेम। सो दिस इज व्हाट? होमोजाइगस। प्योर टॉल बोले, क्या बोलेंगे इसको? ऐसे वाले में क्या बोलेंगे इसको? प्योर टॉल। दिस विल बी कॉल्ड प्योर टॉल। सेम है ना? ऐसे ही ड्वार्फ है तो स्मॉल टी की वजह से दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस। सी दिस, ये दोनों क्या है? सेम अलील है। सो दिस इज कॉल्ड प्योर ड्वार्फ। बहुत ऑब्वियस है, ड्वार्फ है तो प्योर है वैसे भी। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब क्या? इम्प्योर। इम्प्योर मतलब क्या? डिफरेंट, यानी कैपिटल स्मॉल दोनों क्या है? दोनों अलग अलग है। सो दीज आर डिफरेंट। तो इस ये क्या है? दिस इज इम्प्योर टॉल। दिस इज ऑल्सो टॉल, लेकिन ये कैसा टॉल है? होमोजाइगस टॉल है क्या? नहीं, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल या फिर इम्प्योर टॉल। एम आई क्लियर विद दिस? सभी को ये चीज समझ में आई? कुछ कंफ्यूजन, कुछ परेशानी है क्या? कम ऑन। गिया दे मो पसंद, गाय दे मो पसंद नाम था ना? यस। तो आज के लिए हम इतना चीज पे ड्रॉप करेंगे। आज की कहानी हम इतना पढ़ लेंगे, इसको प्रीकैप करके आना है नेक्स्ट टाइम। तुमको पता है कि अभी खाली वो ये मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड अपन एक्सप्लेन किया, और सेक्स डिटर्मिनेशन तो भाई पता ही। तो दैट विल बी डन। एंड इसके अलावा एक और है, अवर एनवायरनमेंट, है ना? तो एक लेक्चर और एक लेक्चर, 2 लेक्चर में अपना काम जो है वो हो जाएगा खत्म, ठीक है? एंड आई थिंक यस, तो मे बी अपन बीच में ही ले लेंगे सेशन। आई विल अनाउंस दैट, डोंट वरी, ठीक है? और मिलते हैं जल्दी। और जिनको भी जो लोग भी एनरोल नहीं दिख रहे हैं इन द एग्जाम बूस्टर वाला,
सो मेक श्योर कि आप जो है मेल कर रहे हो tech.edumantra@gmail.com पे, वहां पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। एक और चीज जो मैं बता रहा था वो ये है कि जब 15 से जब शुरू हो जाएगा एग्जाम बूस्टर, तो तुम्हारा पूरा न्यू शेड्यूल, बेसिकली इट इज लाइक कि तुम्हारा अब तक का जो सेशन हुआ है, ठीक है, इन द एग्जिस्टिंग जो भी अब तक जो हुआ है वो एक समझो एक पूरा एक पड़ाव खत्म हुआ, और अब यहाँ से तुम अपग्रेड होके अब तुम आ रहे हो एग्जाम बूस्टर में, बेसिकली तुमको ऐसा स्विच मिल रहा है, ठीक है। तो यू विल हैव ऑल द एक्सेस ऑफ टिल नाउ एंड आल्सो द न्यू वन व्हिच इज कमिंग। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली बार। हैव अ नाइस डे, है ना, प्रिपेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और मेरे विशेष आपके साथ है हमेशा, ठीक है। एंड दिखाना है, बताना है, जनूनियत को जो है ना वो शो करने का टाइम आ रहा है। पढ़ाई करते रहें बच्चा, ठीक है, और जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करें। ओके, हैव अ प्री कैप नेक्स्ट टाइम, अगली बार प्री कैप करके आओ, ठीक है। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।